हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएचडी 12 को। ये इसमें टोटल 15 कहानियाँ हैं, जिसमें 13 कहानियाँ हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो व्याख्या थी वो भी हमने देख ली हैं और 2 टिप्पणियाँ भी हम कर चुके हैं कि क्वेश्चन टिप्पणियों का आता है, जिसमें 4 में से 2 टिप्पणियाँ आपको करनी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमृता प्रीतम जी के बारे में। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि लेखिका अमृता प्रीतम का जीवन परिचय लिखिए या अमृता प्रीतम पर टिप्पणी लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को पंजाब के गुजरावाला में करतार सिंह हितकारी के यहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम अमृता कौर था। अमृता जी के लेखन का प्रारंभ उनके प्रथम काव्य संग्रह से हुआ था, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने पंजाबी साहित्य में स्त्री पुरुष संबंध, प्रेम और सेक्स जैसे नए विषयों को लेकर आधुनिकता और चेतना का स्वर जागृत किया। उनके काव्य साहित्य में उन्हें शीर्ष तक पहुंचाया। कविता के समांतर उनका गद्य साहित्य भी विकसित हुआ। तो कविता तो लिखी ही थी उन्होंने, साथ में गद्य साहित्य भी, कहानियाँ वगैरह भी लिखी थी। उनका पहला उपन्यास जयश्री सन 1946 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने लगभग 50 उपन्यास लिखे। इनमें से डॉक्टर देव और पिंजर विशेष प्रसिद्ध हुए। अन्य उपन्यासों में आतना, चक, नंबर 36, एक सवाल, एक लड़की, एक जाम, एरियल, आग के पत्ते, 13वां सूरज, यह सच है, सागर और सीपियाँ, रंग का पत्ता, इक्सी अनीता, जला वतन, कोरे कागज, घोंसला, आग का दरिया आदि महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। इनके पिता का नाम रणजीत नगारा नाम इनके पिता भी लेखक थे। तो इनके लेखक पिता रणजीत नगारा नाम का मासिक पत्र निकालते थे। शीघ्र ही वे लाहौर आकर बस गए थे। इनके माता और पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अमृता पर भी इस पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ा, अर्थात वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे नियमित रूप से गुरुद्वारे जाते थे और सुबह शाम पाठ करते थे। परंतु इनकी आयु जब मात्र 10 वर्ष की थी, इनकी माताजी बहुत बीमार पड़ गईं। अमृता के बार बार अरदास करने पर भी वे बच नहीं पाईं। तो बालिका के मासूम हृदय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और वो अध्यात्म की तरफ विमुख हो गई। तो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति थी वैसे तो, बार बार जब गुरुजी से अरदास करने के बाद भी उनकी माताजी नहीं बच पाई, तो इनका जो रुख था वो अध्यात्म की तरफ अध्यात्म से वो विमुख हो गई और अध्ययन की तरफ मुड़ गई। मार्च 1932 में इन्होंने मिडिल, मई 1932 में विद्वानी और मई 1933 में ज्ञानी की परीक्षा पास की। खालसा स्कूल फॉर गर्ल्स लाहौर से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। खराब स्वास्थ्य के कारण वे एमए की परीक्षा नहीं दे पाई थी। स्कूली शिक्षा के साथ साथ इनके पिताजी इनको कविता लिखने की शिक्षा और प्रेरणा भी देते थे। इस दौरान अमृता ने अनेक विदेशी और स्वदेशी ग्रंथों का अध्ययन भी किया, जिससे उनका चिंतन मनन का दायरा और विस्तृत होता चला गया। अमृता जी ने पीड़ा को बहुत गहराई से अनुभव किया। इनकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में व्यक्तिगत पीड़ा और पुरुष प्रधान समाज में नारी के साथ घटित होने वाले त्रासद प्रसंगों के साथ साथ ही वैश्विक पीड़ा के भी दर्शन होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पीड़ा को, दूसरों की पीड़ा को बहुत गहराई से अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने खुद भी पीड़ा सही हुई थी अपने माँ के ना बच पाने की। इनकी अभिव्यक्ति उनकी रचना में देखने को मिलती है। जो भी पीड़ा वो महसूस करती थी, उनकी रचना में वो अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इनकी रचना में व्यक्तिगत पीड़ा, अपनी खुद की पीड़ा तो थी ही, साथ में पुरुष प्रधान समाज में नारी के साथ घटित होने वाले त्रासद प्रसंगों के साथ ही वैश्विक पीड़ा के भी दर्शन होते थे। तो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा और जो नारी के साथ जो घटित होता है, कुछ ऐसे प्रसंग जो पीड़ा देते हैं, और साथ ही विश्व की पीड़ा के भी दर्शन उनकी लेखनी में प्रदर्शित होते थे। इनके साहित्य का मूल विषय समाज और मनुष्य के साथ जुड़े सभी सुख दुख हैं, परंतु केंद्रीय दर्द नारी का है। और अमृता नारी जाति के मन की सारी पीड़ा से स्वयं को सर्जित मानती हैं। उन्हें लगता है कि जो भी नारी की जाति की पीड़ा है, उससे वो स्वयं को सर्जित मानती हैं। इसी पीड़ा के प्राधान्य के कारण अमृता को पंजाबी मीरा भी कहा जाता है। नारी जाति की प्रवक्ता के रूप में विख्यात अमृता का साहित्य मानवता का साहित्य है। और अमृता प्रीतम पहले एक औरत है और फिर लेखिका। औरत होने के कारण अपने औरत जाति की मजबूरियों, मुश्किलों, बेबसियों, रुसवाइयों तथा पुरुष प्रधान समाज द्वारा होने वाली बेइंसाफियों और जातित्वों को से वे भलीभांति न केवल उन्होंने समझा है, बल्कि उसका शिद्दत के साथ साहित्य में वर्णन भी किया है।
काला गुलाब में वह लिखती हैं, कभी छोटी आयु में मुझे एहसास हुआ था कि मेरी माँ ने अपने सारे रोष एकत्र कर मेरा बुत तराश दिया था। हिंदुस्तान के विभाजन के समय हुए जुल्मों को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे सारी औरत जाति ने अपने मन की पीड़ा को एकत्र कर मेरी रूह को तराश दिया था। इनकी कहानियों के पात्र आधुनिकता, चकाचौंध से दूर दराज गाँवों के स्त्री पुरुष, हस्तशिल्पी या पहाड़ी कबीलों के लोग होते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वो इतना ज़्यादा मतलब एहसास था उन्हें लगता था कि मेरी छोटी आयु में ही, क्योंकि 10 वर्ष की थी तब तो उनकी माँ चल बसी थी, तो उन्हें लगता था कि मेरी माँ ने अपने सारे रोषों को एकत्रित करके मुझे बुत के रूप में तराश दिया है। या फिर हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो वो जो जुल्म हो रहे थे, व्यक्ति के ऊपर ही जुल्म कर रहे थे, तो उन्होंने सारी औरत जाति, उन्हें ऐसा लगा था कि सारी औरत जाति ने अपने मन की पीड़ा को एकत्रित करके उनकी राह को तराश दिया है। ठीक है, इनकी कहानी में पात्र के जो पात्र होते हैं वो आधुनिकता, चकाचौंध से दूर दराज गाँव के स्त्री पुरुष, हस्तशिल्पी और पहाड़ी कबीलों के लोग हैं। तो इनकी कहानी में कभी भी आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन या फिर चकाचौंध, ऐसे शहरों की चकाचौंध नहीं दिखती। इनके जो पात्र हैं वो दूर दराज गाँव में रहने वाले स्त्री पुरुष हैं या हस्तशिल्पी हैं जो हाथों से काम करके सिलाई बुनाई वगैरह करके अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर पहाड़ी कबीलों के लोग हैं। इन पात्रों के माध्यम से अमृता पाठक को ऐसे लोक में ले जाती हैं जो अपनी अलग दुनिया में मानव जीवन के अनेक ऊहापोह को जी रहे हैं। तो अपनी पात्रों के माध्यम से जब हम उनकी कहानियों को, उपन्यासों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम जो पाठक हैं ऐसी जगह चले जाते हैं, ऐसे लोक में चले जाते हैं जहाँ अपनी कोई अलग दुनिया है, मानव जीवन के अनेक ऊहापोह में जी रहे हैं, यानी कि कष्टों में जी रहे हैं। विवाहिता संबंधों के कारणों के साथ साथ प्रेम में संपूर्ण समर्पण के भाव भी इनकी कहानियों के केंद्र वर्ण्य विषय हैं। युवा औरत मन की अबूझ अतृप्तियों की सच्चाइयों के बेबाक बयान से भी अमृता पूर्णतः सफल रही हैं। ठीक है, जो युवा औरत है उसके मन में कुछ अबूझ अतृप्तियाँ हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं, तो उन्होंने बेबाकी से उसका बयान किया है। लेखिका अमृता प्रीतम के लेखक में विविध आयाम है। यह अनुभव के साथ उनकी रचनाओं में हुए परिवर्तनों में अभिगोचर होता है। ठीक है, विविध आयाम है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का वो लिखती हैं, अलग अलग तरीके से लिखती हैं, अलग अलग चीज़ों पे लिखती हैं। उनका लेखन भिन्न भिन्न पड़ावों से गुजरता हुआ सर्वोपरि स्थान पर पहुंच जाता है। उनका प्रारंभिक साहित्य धार्मिक तथा निजी प्रसंगों से प्रेरित रहा। तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने लिटरेचर लिखा था वो तो धार्मिक था या फिर निजी प्रसंग जो उनकी लाइफ में बीता उससे प्रेरित रहा। उसके बाद लेखन की बोल्डनेस उसे अपनी विरासत से प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो उनके लेखक में बोल्डनेस दिखाई देती थी ना, किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने की, या फिर जो उन्होंने बोला था कि स्त्री जाति का जो अतिरिक्त इच्छाएं थी उनको उन्होंने अच्छी तरीके से अपने लेखन में उतारा। इनके पिताजी ने कला के सभी उपकरण इन्हें सौंपते हुए बताया था कि काफिया कैसे मिलाते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। इनका आरंभिक लेखन परंपरागत और प्रचारात्मक था। ठीक है, तो काफिया होते हैं ना कि तुक से तुक मिलाना, ठीक है, या फिर रदीफ किसे कहते हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे दीर्घ लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा ये कैसे गिनी जाती हैं, ये सब इनके पिताजी ने इन्हें बताया था। जैसे जैसे इनके लेखन में गंभीरता आने लगी, इन पर अपने पिता के साथ साथ भाई वीर सिंह, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के प्रेरणात्मक गद्य और प्रोफेसर मोहन सिंह के रोमांटिक भावों का अत्यंत प्रभाव रहा। ठीक है, प्रगतिशील विचारों से व्यापक रूप से प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ बुलंद स्वर में अपना मत प्रकट किया। ठीक है, तो जो प्रगतिशील कवि थे, प्रगतिशील विचार थे, तो उससे भी उन्होंने ये बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ, क्योंकि समाज में बहुत असमानता है ना, अमीर गरीब का भेदभाव है, छूत अछूत का है, तो उसके खिलाफ इन्होंने बुलंद आवाज़ की अपनी। ये विश्व शांति आंदोलन से भी बहुत प्रभावित थी। विश्व बंधुत्व की भावना से भी ये अनुप्राणित हुई। ठीक है, कि विश्व को बिल्कुल जैसे एक बंधु रहते हैं ना, भाईचारा होता है, तो उसकी भावना से भी ये बहुत ज़्यादा अनुप्राणित हुई। उर्दू भाषा के नामचीन कवियों के साथ साथ अमृता प्रीतम को महान लोगों की जीवनियों और आत्मकथाओं से भी विशेष प्रेरणा मिली। इन महान हस्तियों में गोर्की, टॉल्स्टॉय, D.H. लॉरेंस, रोमियो रोला, रूसो आदि प्रमुख हैं। अमृता प्रीतम के साहित्यिक पक्ष को उभारने में युद्ध, भूख, काल, स्वतंत्रता संग्राम, प्रेम, प्रकृति इत्यादि तत्वों का प्रमुख योगदान है, क्योंकि इनके साहित्य पक्ष को जो एक नुकीलापन मिला, एक तराशा हुआ साहित्य इन्होंने लिखा, तो किससे प्रभावित हुआ था,
किन चीज़ों का योगदान रहा उसमें? उन्होंने अपने जीवन काल में युद्ध भी देखा, भूख भी देखी, काल देखा कि कैसे किस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ब्रिटिश लोग उस समय हमारे देश में थे और किस तरह से फिर विभाजन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम भी देखा, प्रेम और प्रकृति भी देखी। परंतु आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने इन सभी वर्णनों में नारी की दशा का चित्रण और उसकी सामाजिक स्थिति को केंद्र में रखकर किया। तो इन सब चीज़ों का भी जो वर्णन किया उसमें भी नारी की दशा का चित्रण और उसकी सामाजिक स्थिति उसके सेंटर में रखी, उसके केंद्र में रखी। कहा जा सकता है कि अमृता नारी जीवन को माइक्रो स्टडी करने वाली लेखिका है। माइक्रो होते हैं ना बहुत छोटे, सूक्ष्म रूप से स्टडी, तो उन्होंने बहुत अंदर से महसूस किया नारी जीवन की एक छोटी से छोटी बातों को भी उन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा। तो इसलिए अमृता को नारी जीवन की माइक्रो स्टडी करने वाली लेखिका कहा जाता है। अमृता प्रीतम की लेखनी पर विहंगम दृष्टि डालने से ये स्पष्ट होता है कि उनके लेखन में दो मुख्य पड़ाव आए। प्रथम पड़ाव सामाजिक चेतना से संबंधित है। यह 1960 तक अनवरत जारी रहा। सामाजिक चेतना से संबंधित जो उन्होंने लिखा वो 1960 तक जारी रहा। दूसरा पड़ाव आया 1960 के बाद, ये व्यक्तिवादी चेतना का था। जैसे व्यक्तिवादी थे ना, अपने खुद के सुझाव और ये अपनी फीलिंग्स और ये सब, तो व्यक्तियों से जो कनेक्टेड होता था, पहले समाज से था, फिर व्यक्ति पर्सनल जो होते हैं इंडिविजुअल, उससे संबंधित था। अमृता ने दोनों ही पड़ावों को अपनी साहित्यिक सूझ से विशेष दिशा प्रदान की। 1960 के बाद अमृता ने स्वतंत्र भारत की आज़ाद फिजाओं में बुद्धिजीवी वर्ग की नई निराशाओं, नई शंकाओं, नए सपनों और सपनों के टूटने की खनक को नए अंदाज से व्यक्त किया, जिसे कभी प्रयोगवादी साहित्य तो कभी आधुनिक या फिर नवीन साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई, ठीक है। तो 1960 के बाद क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हो चुका था 1947 में, तो आज़ाद फिजाओं में कि जैसे कहते हैं ना कि हम आज़ाद हो गए थे, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने विचार प्रकट करता है, बुद्धिजीवी वर्ग थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा होता है, तो उनमें जो नई निराशा आ गई थी, क्योंकि आज़ाद तो हम हो गए थे, लेकिन अब देश को कैसे उठाना है, तो बुद्धिजीवी वर्ग की नई निराशाएं थी, नई शंकाएं थी उनके मन में, डाउट्स थे, नए स्वप्न थे कि भाई अब हमारा देश आज़ाद है तो हम नए तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उनके ड्रीम्स भी थे और फिर कुछ ऐसे उनके सपन थे जो टूट गए थे, ठीक है। तो सपने तो देखे जाते हैं लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता, तो सपनों के टूटने की खनक को नए अंदाज से उन्होंने प्रकट किया। तो उन्हें कभी प्रयोगवादी साहित्य तो कभी आधुनिक या नवीन साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हम ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अमृता प्रीतम प्रत्येक काल में सूक्ष्म मानवीय अभिव्यक्त को जानने और समझने और उसे रेखांकित करने वाली अग्रणी लेखिका है। तो ये हमने पढ़ा अमृता प्रीतम जी के बारे में। अगली टिप्पणी पढ़ेंगे हम, देखते हैं अगली टिप्पणी कौन सी होगी। गोपीनाथ महंती की पढ़ेंगे क्योंकि ये भी कई बार आ चुकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।